everyone. So here I am with another topic, that is negotiable instruments. We just started this act and this is our just second session. So the students who have joined right now, अभी तक आपका सारा syllabus skip नहीं हुआ है. We just have done one session जिसमें मैंने intro ही बताई है about this act कि हम क्या पढ़ने वाले हैं and what exactly this act contains. So the students who have not watched that first session and what about whole the intro or basic knowledge about the negotiable instruments, you can go to the session that is given on the top on the I button. This is the first session where I told about the basic structure of Negotiable Instruments Act. Dear students, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि what is the legal definition, जो डिफाइन किया गया है एक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे डिफाइन किया गया है, एंड देन वी विल लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स कि व्हाट आर दोज बेसिक फीचर्स जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, right? And this definition, my dear students, is mentioned under section 13 of Negotiable Instruments Act 1881. So today's session is based on section 13. Let's start with the very first definition. According to section 13, जो negotiable instruments होते हैं उनको कैसे define किया गया है? It means what I already told you कि negotiable instrument में हम basically include करते हैं promissory note, bill of exchange or check that is payable either to the order or to the bearer. मीन्स या तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको पे किया जाए या फिर बियरर का जो नेम है वो उसके अकॉर्डिंग पे किया जाए. तो जब हम ये प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के थ्रू मनी ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज known as negotiability and that instrument is termed as negotiable instrument. All right, now student section 13 के ही अंडर हमें 3 explanations दी गई हैं और वो explanation इस definition को और ज़्यादा clear करती हैं, हमें clarity देती हैं. So look at the very first explanation. This is explanation 1. A promissory note, a bill of exchange या फिर check is payable to order. Order का मतलब क्या होता है? जब order पे देना होता है which is expressed to be so payable, means जिसमें ये mention है कि हमें इसको ऐसे ऐसे देना है. Order का मतलब है कि person की direction के according उसको pay करना, और विच इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, या फिर उसमें पर्टिकुलरली ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इस पर्सन को ये मनी पहुंचानी है. तो यहाँ पर क्या है कि आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग पे कर रहे हो एंड डज नॉट कंटेन द वर्ड्स प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर. उस पर आपको कहीं भी ये नहीं लिखा मिलेगा कि ट्रांसफर प्रोहिबिट करना. अरे जब ऑर्डर ही आ गया, ऑर्डर का मतलब भी ट्रांसफर है. सो प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर आपको कहीं नहीं दिखेगा, या फिर कोई भी ऐसी इंटेंशन कि हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट? सो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक अगर पेबल टू ऑर्डर के हिसाब से, देखिए एक होता है पेबल टू बियरर या फिर पेबल टू ऑर्डर. तो पेबल टू ऑर्डर में कहीं पर भी आपको ट्रांसफरेबिलिटी की प्रोहिबिशन नहीं दिखेगा, दैट इज ट्रांसफरेबल ऑटोमेटिकली. All right, then dear student we have next explanation. Explanation 2 ये हमें क्या बताती है? वही सेम चीज कि अगर promissory note, bill of exchange और check is payable to bearer, this is the second form. First one is the order, through order, and next is to bearer. Bearer का मतलब क्या है? Which is expressed to be so payable, जिसमें clearly express है, name mention है to Mr. X, टू मिस्टर वाई, मीन्स दैट इज जो उसको बियर करेगा उसको वो पेबल है. और या फिर ऑन विच ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट इज एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, मीन्स जिसको ब्लैंक में एंडोर्स किया गया है लास्ट पर्सन, दैट इज नोन एज पेबल टू बियरर. जो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बियर करता है, जिसके पास वो होता है, दैट इज द पर्सन हु ओज द मनी. Then we have explanation 3. Explanation 3 states that where a promissory note, bill of exchange या फिर check are either originally or by endorsement. Endorsement का मतलब होता है कि किसी person के पास आए, फिर वो उसके बाद से आपके पास आया, फिर किसी और के पास, मतलब that is transferred from many person. तो उसको हम बोलते हैं endorsement. और originally means कि directly person को मिला है.
तो ये इन दोनों ही तरीकों से अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू, या तो ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन, मतलब ऑर्डर दिया होगा नोट टू हिम, और हिज ऑर्डर मीन्स इट इज नेवरदीलेस पेबल टू हिम और हिज ऑर्डर एट हिज ऑप्शन. All right, dear students, next thing is a negotiable instrument may be made payable to two or more payees jointly. ये भी एक इसका फीचर मेजर है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है वो दो या दो से ज़्यादा पेईज को इकट्ठा पे किया जा सकता है. अब सपोज कीजिए ए पर्सन है और उसने पैसा लिया है दो ब्रदर से बी एंड सी, दे आर जॉइंट फैमिली. ओके, तो बी और सी पैसे दे रहे हैं. नाउ जो ए इंस्ट्रूमेंट बनाता है उसमें बी एंड सी दोनों का नाम लिखेगा क्योंकि वो जॉइंटली ओ करता है उनको पैसा. तो जो उसके पेईज है वो क्या है, जॉइंट है. और इट मे बी मेड पेएबल इन द ऑल्टरनेटिव टू वन और टू. ऑल्टरनेट में भी दिया जा सकता है, मतलब या तो बी को देना या सी को, वो इसमें बी लिख सकते हैं या सी, दोनों की बातें सेम है. ठीक है ना, बचाएगा तो उन्हीं के घर में पैसा. और वन और सम ऑफ दी सेवरल पेज, या उनमें से कुछ का नाम लिख देना, कुछ का नहीं लिखना. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिंगल पर्सन का ही नेम आएगा, दो से ज्यादा लोगों के भी नाम आ सकते हैं. नाउ वी हैव सम features of negotiable instruments act. Pay attention to these students because these are very very important. आपको सारे features का पता होना चाहिए कि negotiable instruments में क्या ऐसे basic characteristics है जो इनको other instruments से अलग बनाती हैं. The very first is it is in writing. It must always be in writing. Writing means एक written document, एक written proof होना चाहिए जिससे ये दिख सके कि हाँ ये एक instrument है जिसमें one person is owing a money to the other person. इट गिव्स अ राइट टू रिकवर मनी. यस, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको द वेरी लास्ट सेशन में जब हमने इस स्टार्ट किया था बताया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को राइट देता है कि वो पैसा रिकवर कर सकता है उससे. वन पर्सन जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है दैट ओज अ राइट टू रिकवर द मनी. नेक्स्ट फीचर इज इट इज ट्रांसफरेबल. बिल्कुल, नेगोशिएबिलिटी का ही मतलब क्या था, ट्रांसफरेबिलिटी. वन पर्सन कैन ट्रांसफर टू द अदर पर्सन. सपोज ए बी को पैसा ओ करता है तो ए ने उसको इंस्ट्रूमेंट दिया, बी सी को करता है तो वो सी को दे देगा. नेक्स्ट, इट इज एन एक्सेप्शन टू द मैक्सिम नेमो डेट क्योर्ड नॉन हैबिट. हमारा नेमो डेट क्योर्ड नॉन हैबिट एक मैक्सिम है और ये मैक्सिम क्या बताता है कि अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज. पर्सन अपना टाइटल किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता. ये हमने बहुत जगह पढ़ा है, इवन इन सेल्स एक्ट आई डिड दैट. बट इस मैगजीन का एक्सेप्शन क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. बिकॉज नेगोशिएबल ट्रांसफर करता है एक बेटर टाइटल. जिस भी पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट होगा वो उस टाइटल को बेटर इंजॉय करता है. देन इज राइट टू रिकवर मनी एंड मनी ओनली. इसमें आप इन एनी काइंड, कोई गिफ्ट है या कोई एक पर्सन है, सपोज कीजिए एक पर्सन है ए, वो बी को पैसा ओन करता है 1000 रुपये, वो कहता है 500 मैं कैश दे देता हूँ और 500 के मैं तुम्हें राइस बैग्स दे देता हूँ. तो क्या ये वैलिड होगा? नो. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स डील ओनली इन द मनी फॉर्म एंड नॉट इन एनी अदर काइंड. Understood? Then is amount should be certain. Whatever the amount should be written in these, it must be a certain amount. ऐसा ना हो कि you just have written a guess amount या फिर ऐसी amount जिसको आप clearly mention नहीं कर रहे हैं, like A B के mention कर देता है I owe you some money, I'll pay you later, या I owe you this money, okay some money I'll pay you by this last of March. So this is some क्या है यहाँ पर, it is ambiguous amount. So amount should be certain, ambiguous नहीं होनी चाहिए. Next dear students, we have parties should be certain. जो A पर्सन है और जिसको वो मनी ओ करता है वो दोनों ही पर्सन, पेयर एज वेल एज पेई, शुड बी सर्टेन. उनके नेम पता होने चाहिए, वो कौन है एक्चुअली में, उनकी एग्जिस्टेंस पता होनी चाहिए. ओके, यू कैन नॉट से ए जो है वो एक प्रॉमिसरी नोट बना रहा है और उसमें लिख रहा है आई ओ अ मनी टू अ सम पर्सन हु लुक्स लाइक दिस एंड दिस. नो, यू कैन नॉट डिफाइन दैट पर्सन. यू हैव टू बी सर्टेन एंड श्योर अबाउट हिज पर्सनैलिटी. नेक्स्ट इज गवर्नड बाय प्रोहिबिशन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी प्रोहिबिशंस बनाई हैं ये उनके अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं. ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स गवर्न होता है आरबीआई की
prohibitions के according, because RBI is the supreme authority that deals with the economy, or you can say financial matters. And the students, I'll again tell you that RBI पर मैं already बना चुकी हूँ सेशन. RBI एक्ट को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है. एंड द ऑन द टॉप यू कैन सी दिस प्लेलिस्ट. गो एंड वॉच ऑल द सेशंस. बहुत छोटा से ही ये सिलेबस है इसका, और आप बहुत जल्दी इसको कवर करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने इसमें डिस्कस किए हैं. Next we have presumptions attached to the negotiable instruments. There are certain presumptions जो इनसे attached है, वो हम later on सारी read कर लेंगे. So with this, dear students, we have done this act, definition of section under section 13, and then the certain features. I hope now you are cleared about the term कि negotiable instruments क्या होते हैं और इसके क्या features हैं. In the coming sessions we are going to discuss its various types. Till then, stay tuned, keep watching, keep sharing. You can get in touch with us through this mail. Follow us on Telegram and Instagram. Thank you.